इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन की। आज देश में पहली बार हाई स्पीड ट्रेन पटरी पर दौड़ी। नई दिल्ली स्टेशन से इस हाई स्पीड ट्रेन को आगरा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रायल रन है। माना यह जा रहा है कि सफल रहा तो रेल बजट में इस ट्रेन का ऐलान हो सकता है। नई दिल्ली से आगरा के बीच ये हाई स्पीड ट्रेन करीब 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। इस हिसाब से ये ट्रेन दिल्ली से आगरा महज 90 मिनट में पहुंच जाएगी। दिल्ली से आगरा के बीच में दौड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन में कुल 12 डिब्बे हैं। इनमें 2 फर्स्ट एसी, 8 नॉर्मल चेयर कार और 2 जनरेटर कोच भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से ठीक पहले सेना ने आतंकियों के एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। पुंछ के मेंढर सेक्टर में कृष्णा घाटी के पास घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात 11:30 बजे कृष्णा घाटी में सीमा पार से कुछ आतंकियों को घुसपैठ करते आर्मी के जवानों ने देखा। इसके बाद फायरिंग की गई। दोनों तरफ से मुठभेड़ सुबह तक चली। सूत्रों से खबर है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। उधर आतंकियों की घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद जम्मू में एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के सियासी हालात को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना से लेकर फिर से चुनाव के विकल्प को लेकर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल राष्ट्रपति से दिल्ली विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की गुजारिश करेंगे। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जल्द चुनाव की बात करने वाली बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। बीजेपी ने आज लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। दोनों चुनाव हार चुके हैं। साथ ही चुनाव हारने वाले शाहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के 145 प्रत्याशी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी अपने हारे उम्मीदवारों की हार की वजह को लेकर मंथन करेगी। इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया गया है। बीजेपी ने सरकार और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल बनाने की तैयारी कर ली है। ये फैसला हुआ है कि हर रोज पार्टी दफ्तर में एक मंत्री जरूर बैठेगा, यानी हर महीने एक मंत्री को एक दिन पार्टी दफ्तर के लिए देना होगा। पार्टी दफ्तर में हर रोज बीजेपी कोटे के एक मंत्री बैठेंगे और दूर दराज से आने वाले पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, उनकी अर्जियां लेंगे और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के धार में आज आरएसएस कोर ग्रुप की बैठक है। माना जा रहा है कि 8 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में 3 दिन के दौरे पर जर्मनी जाने वाले हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहले जर्मनी आने का न्यौता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मोदी जर्मनी की बड़ी कंपनियों को भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहले जर्मनी आने का न्यौता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मोदी जर्मनी की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्यौता देंगे और दोनों देशों के बीच के कारोबार को और बढ़ाने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। फेसबुक पर लोकप्रियता के मामले में सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ही मोदी से आगे हैं। फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। मोदी के पीएम बनने के बाद किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की ये पहली मुलाकात होगी। बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की बैठक में तय हुआ कि आलू प्याज का स्टॉक तय सीमा में ही रखा जाएगा। राज्य तय करेंगे कि सीमा कितनी होगी। सरकार ने आलू प्याज को एपीएमसी एक्ट के दायरे से भी बाहर रखने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद किसान अब मंडी से बंधा नहीं होगा, वो आलू प्याज कहीं भी बेच सकता है। साथ ही सरकार ने राज्यों से कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। आलू प्याज को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट यानी कि एपीएमसी एक्ट के बाहर किए जाने पर नासिक मंडी ने व्यापारियों ने ऐतराज जताया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 7 जुलाई को बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों की कल अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बैठक में जमाखोरी से निपटने की रणनीति पर विचार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के महासचिव और संभावित अध्यक्ष अमित शाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाकर जेड कैटेगरी की गई है। खबर है कि कुछ और नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।
हालांकि केंद्र सरकार ने बजट सत्र के बाद कुछ नेताओं को मिलने वाली वीवीआईपी सुरक्षा कम करने का भी फैसला किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 37 से जेड प्लस और 50 से ज्यादा जेड सिक्योरिटी वाले नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की। वीवीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा के बाद सरकार ने 10 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया है। हालांकि बजट सत्र के बाद से ही इसे लागू करने का फैसला किया गया है ताकि संसद में हंगामा न हो। व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार के विरोध में कांग्रेस विधायक काली कपड़े में विधानसभा पहुंचे। विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे की अगुवाई में सभी कांग्रेस विधायक हंगामा करते हुए विधानसभा पहुंचे। कल भी कांग्रेस ने व्यापम घोटाले को लेकर हंगामा किया था। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में लग रहे आरोपों पर कहा कि अगर आरोप साबित हो गए तो वो संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ उनकी छवि खराब करना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रेशर की बात कहकर हंगामा मचाने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पहली बार सामने आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेशर के बावजूद उन्होंने सही रिपोर्ट तैयार की थी। Not only the postmortem report of Sunanda Pushkar Tharoor, any postmortem report which has been prepared by me are totally based on principle and practice of medicine and truth as per norms of the ethics. एम्स के फॉरेंसिक साइंस विभाग के हेड सुधीर गुप्ता ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्हें सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर किसने दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि एम्स प्रशासन से मशविरा करने के बाद ही वो बयान देंगे। हालांकि कल ही एम्स प्रशासन ने सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव के आरोपों को खारिज कर दिया था। एम्स ने कहा था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान बेबुनियाद हैं। प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। एम्स प्रशासन ने यह भी कहा कि सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर बाहर से भी कोई दबाव नहीं डाला गया था। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर गुप्ता पर कार्रवाई के भी संकेत दिए। अब उनको आगे लाना पड़ेगा एविडेंस कि किसने डाला, कैसे डाला। हमारी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कभी भी उनके ऊपर किसी ने भी दबाव डाला या कि उन्होंने उसका क्या रिएक्ट किया। सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने फेसबुक पर लिखा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि पूरी जांच हो और उसे तेजी और निष्पक्षता से पूरा किया जाए। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है। जांच जल्द से जल्द साफ निष्कर्ष पर पहुंचे जिससे अटकलों पर विराम लगे। सुनंदा केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर वीएस मस्ती ने कहा कि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर गुप्ता से पूछताछ भी होगी। सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनंदा के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि ये मौत नहीं मर्डर है। साईं पर विवादित टिप्पणी करने के चलते शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ जयपुर लोअर कोर्ट ने पुलिस को जांच का आदेश दिया। अशोक कुमार नाम के शख्स ने कोर्ट में अर्जी दी थी। अब वैशाली नगर थाने के एसीपी मामले की जांच करेंगे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के खिलाफ एक और विवादित टिप्पणी की है। शंकराचार्य ने साईं को अयोग्य करार देते हुए कहा कि उनकी पूजा करने से उल्टा फल मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि पूजा के लायक साईं में कोई योग्यता नहीं थी। साईं पर दिए शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों संत और कई महामंडलेश्वर भी पहुंचे। धर्म संसद ने साईं पर शंकराचार्य के बयान को सही ठहराया और इस पर संत समाज को जागरूक करने की बात कही। शिरडी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को मराठी और हिंदी भाषा में साईं चरित्र पुस्तक भेजी है। उनका कहना है कि शंकराचार्य के भक्त नकली और अनुवादित साईं चरित्र पढ़कर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। दहेज विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और माना है कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट के मुताबिक ऐसे केस बढ़े हैं जिसमें महिलाएं दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ कयास के आधार पर ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न में आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद रहने पर जांच प्रभावित हो सकती है या फिर आरोपी कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है।
मुंबई की पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होना है। सोमवार को मुंबई के एक कोर्ट ने पल्लवी की बिल्डिंग के गार्ड सज्जाद को दोषी करार दिया था। पल्लवी के घरवालों ने दोषी गार्ड के लिए मौत की सजा मांगी है। मुंबई के वडाला में रहने वाली 25 साल के वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 9 अगस्त 2012 को उसके ही फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। हिमालय हाइट्स से बिल्डिंग के 22 साल के गार्ड सज्जाद ने रेप की नाकाम कोशिश के बाद पल्लवी को मार डाला था। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सुब्रत की जमानत को लेकर अपनी शर्त पर कायम है। कोर्ट ने सारा प्रमुख से 5,000 करोड़ की नकदी और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने के निर्देश दिए थे। नाबालिग यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आसाराम ने अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में से पॉक्सो के तहत मुकदमा न चलाए जाने की मांग भी की है। आसाराम का दावा है कि पीड़ित नाबालिग नहीं। भारी बारिश में बद्रीनाथ हाईवे का 30 मीटर से ज्यादा हिस्सा बह गया। इससे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ धाम से 15 किलोमीटर पहले लामबाड़ के पास ये घटना हुई। घटना के बाद प्रशासन ने बद्रीनाथ में लगभग 500 यात्रियों को रोक दिया है। हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा और बड़े बड़े बोल्डर का ढेर लग गया। बीआरओ के स्टाफ मलबा और बोल्डर हटाने में जुटे हैं। प्रशासन ने दावा किया कि जल्द ही बद्रीनाथ के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। दिल्ली में पानी की निकासी और बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक बड़े घपले का खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई एजेंसियों को घोटाले का दोषी पाया। सीएजी की रिपोर्ट जल्द ही संसद में पेश की जाएगी। अखबार ने सीएजी के हवाले से लिखा है कि 2005 में पानी की निकासी को लेकर मास्टर प्लान बनाने के लिए बने पैनल ने 2012 तक कुछ नहीं किया। इसके बाद इसका काम आईआईटी दिल्ली को सौंपा गया और ये प्रोजेक्ट अभी भी अटका पड़ा है क्योंकि एजेंसियों ने आईआईटी को डाटा नहीं दिया। 2010-2013 में फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नजफगढ़ और ट्रंक वन ड्रेन से 8,30,000 क्यूबिक मीटर गाद निकाली, लेकिन हटाई महज 1 लाख क्यूबिक मीटर, बाकी वहीं छोड़ दी। डिपार्टमेंट ने तर्क दिया कि किनारे चौड़े हैं तो गाद ट्रेन में वापस नहीं जाएगी। कल हुई बारिश के बाद दिल्ली के निहाल बिहार में गोदाम की दीवार गिरने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां गोदाम के पास फैक्ट्री में काम करती थी और मां को चाबी देने बच्चा फैक्ट्री आया था, तभी यह हादसा हो गया। कल दिल्ली में बारिश के बाद मिट्टी धंसने से आनंद पर्वत इलाके में एक घर जमींदोज हो गया। अवैध तरीके से बने इस मकान के गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग दबने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और एमसीडी अवैध झुग्गियों को पैसे लेकर रातों रात पक्का बनाने की छूट देते हैं। सीमेंट की चादर और ईंटों से बना मकान कमजोर नींव होने की वजह से ही हादसे का शिकार बना। मुंबई में कल हुई बारिश ने मेट्रो ट्रेन की पोल खोलकर रख दी। बारिश का पानी अचानक छत से मेट्रो के अंदर टपकने लगा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे मेट्रो ट्रेन की छत टपक रही है। मुंबई में हाल ही मेट्रो ट्रेन की सेवा की शुरुआत हुई है, लेकिन मानसून की पहली ही बारिश में मेट्रो की पोल खुल गई। बारिश का पानी ट्रेन के अंदर टपकने से यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। भले ही मुंबई में कल बारिश हुई हो, लेकिन पानी संकट को देखते हुए आज से मुंबई में 20% पानी सप्लाई कटौती शुरू हो गई। झीलों में जलस्तर के नीचे जाने की वजह से बीएमसी ने 20% पानी कटौती का फैसला लिया है। प्रीति जिंटा विवाद मामले में आरोपी नसवाडिया से मुंबई पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि पुलिस आज या कल निस से पूछताछ कर सकती है। प्रीति पहले ही 2 बार अपना बयान दर्ज करवा चुकी है। उधर प्रीति जिंटा से विवाद मामले में नसवाडिया ने अपने समर्थन में मुंबई पुलिस वालों को 9 गवाहों की एक लिस्ट सौंपी है। वाडिया ने पुलिस से गुजारिश की है कि इन बयानों का उन पर गौर किया जाए। उधर पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नसवाडिया पर बदसलूकी की शिकायत करने वाली प्रीति जिंटा ने पहली बार खुलकर सफाई दी। फेसबुक के जरिए उन्होंने इस केस से जुड़े हर पहलू का जवाब दिया। प्रीति ने फेसबुक पर लिखा कि मैंने नसवाडिया पर केस क्यों किया, निजी मामला। नस से मेरा रिश्ता 2009 में खत्म हो गया था। ब्रेकअप के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। ब्रेकअप के 6 साल बाद केस करना निजी मामला नहीं हो सकता। प्रीति ने कहा कि कई सालों से बार बार चेतावनी देने के बाद भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। शारीरिक हिंसा या फिर बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, सेलिब्रिटी हो या फिर आम आदमी। प्रीति ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में 50 सीट और 35 सीटों का वीआईपी एयर कंडीशनड बॉक्स होता है, फिर भी 6 सीटों पर मेरे दोस्तों का बैठना मुद्दा बन गया। मैंने कोटे की सीट खिलाड़ियों के परिवार को दी है, इसीलिए सीटों पर कब्जा करने का आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली कट ऑफ लिस्ट के आधार पर एडमिशन का आज आखिरी दिन है। 1 जुलाई से पहली लिस्ट के आधार पर एडमिशन शुरू हुआ था। अब शुक्रवार को एडमिशन की दूसरी लिस्ट जारी होगी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज कामकाज प्रभावित हुआ। तकनीकी गड़बड़ी के चलते सुबह करीब 10 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज बंद हो गया। इसके चलते सेंसेक्स में आंकड़े भी अपडेट्स नहीं हो पाए। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 53 हो चुकी है। मलबे में कुछ और चौके दबे होने की आशंका है। शनिवार शाम को पोरूर में निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, जिसकी चपेट में यहां काम कर रहे कई मजदूर आ गए थे। पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विस्फोटक सप्लाई करने वाले आतंकी जाहिद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश के हुसैन को कोलकाता रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुद्दे पर अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी से बात की। ऊर्जा मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस हफ्ते के आखिर में इस पर काम शुरू हो जाएगा। एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाइडल पावर जनरेट करने के लिए जो कई वर्षों से एक इंटर स्टेट समस्या की वजह से रुक गया था, इसी हफ्ते के आखिरी तक उसका काम शुरू होने का निर्देश दे दिया जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने कहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम काफी लंबे वक्त से पेंडिंग था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के जल्दी शुरू होने से सूबे को फायदा होगा। इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाइन जो एनएलसीपीआर सेंटर से फंडिंग हो रहा है, उसका भी आदेश हो गया है और कैबिनेट कमेटी में जाने वाला है। ये भी अप्रूव हो रहा है। ये बहुत अच्छा काम होगा। इंडिया न्यूज पर इराक में फंसे भारतीयों का दर्द दिखाए जाने का असर हुआ है। विदेश मंत्रालय ने इंडिया न्यूज से संपर्क साधकर जानकारी मांगी है। एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत ने ऐसे 3 भारतीयों को इराक में ढूंढा जो वतन वापसी के लिए बेचैन हैं। ये सारे भारतीय इराक में दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इराक में फंसे भारतीयों ने हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत को बताया कि उन्हें इराकी आर्मी से भी खतरा है। हम तो अकेले तो कभी कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि रोड पर बहुत डेंजर रोड है, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। आर्मी से बहुत खतरा है। इंडिया न्यूज की टीम को जो भारतीय वहां मिले वो सारे पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने खुलासा किया कि इराकी सेना इन्हें आतंकवादी करार देने की धमकी देती है और कहती है कि $700 दो, नहीं तो 7 महीने की कैद होगी। पैसे ले लिए, नहीं तो आपको बोलते हैं कि जेल में छोड़ देंगे, बोलते हैं कि आप उग्रवादी हो। हमको पकड़ लिया, ले गए। वो बोले कि नहीं तो $700 एक लोग दो, जहाँ फिर 7 महीने की कैद होगी आपको। इराक में करीब 10,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में इराक में कुछ भारतीय जो फंसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि गुहार लगाते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वतन वापसी नहीं हो पाई है। हम रोज बोलते हैं जाना 3 महीने हो गए मेरे को ऐसा करते। अब तो लौटना ही है। हालात दिन भर दिन खराब होते जा रहे हैं। इराक में फंसे भारतीयों ने बताया कि उनका पासपोर्ट उन कंपनियों ने अपने पास जमा कर रखा है जहां वो काम करते थे। पासपोर्ट वापस करने के लिए $1000 की मांग की जा रही है। पैसे न होने की वजह से ये इराक में फंसे रहने के लिए मजबूर है। उधर विदेश मंत्रालय ने बताया कि इराक से अब तक 600 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 900 भारतीयों को लाने का काम जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने यह भी कहा कि इराक में मौजूद 46 भारतीय नर्स भी सुरक्षित हैं। उधर इराक में हिंसा फैला रहे आतंकी संगठन ISIS के कमांडर अल बगदादी ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। खुद को खलीफा बताने वाले अल बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों से ISIS के साथ जुड़कर जिहाद छेड़ने की भी अपील की। ISIS के घोषणा ऐलान किया। खुद को खलीफा बताने वाले अल बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों से ISIS के साथ जुड़कर जिहाद छेड़ने की भी अपील की। ISIS के घोषणा पत्र में भारत का जिक्र आने के बाद इराक में फंसे सैकड़ों भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इराक के कई बड़े शहरों पर ISIS के कब्जे के बाद से वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं। इराक में संकट से निपटने के लिए अमेरिका और ईरान साथ आ चुके हैं। ईरान ने अपने सुखोई विमानों को बगदाद भेजा है। सेना और ISIS के बीच जारी संघर्ष के बीच इराक के सहयोग के लिए अमेरिका और ईरान साथ मिलकर लड़ेंगे। इराक में सुन्नी आतंकियों से मुकाबले के लिए नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। आतंकियों के हमलों से न निपट पाने के लिए PM नूर मलिकी पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। यूपी के आगरा में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला बोलकर एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। मामला आगरा के बमरौली गांव का है, जहां बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यूपी के लखीमपुर में 10 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला गोला कोतवाली के अलीगंज इलाके का है। शक है कि तंत्र मंत्र के फेर में एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक को उसके पड़ोस ने
पड़ोसी ने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। यूपी के कन्नौज में एक पिता को अपनी बेटी से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इस शख्स ने बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। आरोपी पिता और अबॉर्शन करने वाली नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी के होशंगाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोप एक दारोगा के 2 बेटों और उसके दोस्त पर है। इन आरोपियों ने लड़की और उसके माता पिता की पिटाई भी की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला सब इंस्पेक्टर से अश्लील बातें करने वाले मनचले को भारी पड़ गया। सिविल ड्रेस में सब इंस्पेक्टर ने मनचले को एक जगह पर बुलाया और फिर उसकी जमकर धुनाई कर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में ठेकेदारी को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों में खूब हाथापाई हुई। अस्पताल के अंदर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को मौके पर आना पड़ा। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने 135 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। ओडिशा के संबलपुर से ये गांजा बिहार लाया जा रहा था, तभी पुलिस ने तस्करों को धर दबोचा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के साथी बताए जा रहे हैं। ये लोग विवादित जमीनों पर कब्जे का काम करते थे। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की संजय कॉलोनी में एमसीडी ने दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी रखा। एमसीडी ने 100 से भी ज्यादा अवैध मकान गिराए। एमसीडी की इस कार्रवाई पर लोगों ने काफी गुस्सा भी दिखाया। उनका कहना है कि कार्रवाई बिना नोटिस दिए की गई। वाराणसी में मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सफल हुए अपने छात्र छात्राओं को जेआरएस ट्यूटोरियल्स ने सम्मानित किया। इस अभिनंदन समारोह में 2014 की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए छात्रों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।